Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So today we are going to read a chapter named The Last Lesson. So let's start the chapter. The Last Lesson. In 1870, Germany was a collection of several provinces together known as Prussia. They fought a war with France in order to end French influence over some Prussian territories. France was defeated and she had to give Alsace and parts of Lorraine to Germany. Let's see how this handing over of Alsace and Lorraine was viewed by the people of Alsace. बच्चों 1870 में जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ, फ्रांस जो था वो हार गया था, फ्रांस को अपना कुछ भाग जो है जर्मनी को देना पड़ा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे वो वहाँ शिफ्ट हो गए, उनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। तो ये स्टोरी उसी बीच की है कि बताने के लिए कि उस टाइम पे आखिर हुआ क्या था। I started for school very late that morning and was afraid that I would be scolded once again. My teacher M. Himmel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and the Prussian soldiers were drilling in the open field. It would be more fun outdoors than in the school, but I started off for school. एक बच्चा है वो बता रहा है कि मेरे स्कूल में मेरे टीचर जो है वो आज कुछ पूछने वाले हैं हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में, ठीक है। और वो कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो अगर मेरे टीचर मुझसे पूछेंगे तो फिर क्या होगा, मैं तो आंसर ही नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए वो सोचता है कि मैं अपना स्कूल आज क्या करता हूँ, बंक कर देता हूँ। लेकिन फिर वो देखता है कि बाहर क्या है, बहुत गर्मी है और क्या है, बाहर प्रूशियन सोल्जर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, तो मैं बाहर भी नहीं घूम सकता। तो फिर वो क्या करता है, अपना स्कूल जाना ही वो डिसाइड करता है। When I passed the town hall, there was the old crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there: the loss, battles, the drafts, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? ठीक है, अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, दो जो देश थे उनका क्या हो रहा था, आपस में एक दूसरे के साथ विभाजन हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे सोल्जर्स भी इधर से उधर घूम रहे थे कि भाई बीच में कोई गर्मा गर्मी ना हो, मतलब लोग एक दूसरे से लड़ाई ना करें, ठीक है। तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में सब उन्होंने क्या कर रखा था, सब कुछ लगा रखा था कि भाई कौन कहाँ रहेगा, सब बैटल के बारे में सब कुछ उसमें डिस्प्ले हो रहा था। तो वो लड़का सोच रहा था भाई ये तो मेरे काम की चीज़ नहीं है। देन एज आई वॉज क्रॉसिंग द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज apprentice reading the bulletin called after me, do not go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. अब जैसे वो देख रहा था उस बुलेटिन बोर्ड को, तो एक आदमी ने उसे बोला कि भाई जल्दी मत करो, तुम अपने स्कूल टाइम पे पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. Usually when school began there was great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison very loud with our hand over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. ठीक है, अब वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा लेट स्कूल पहुंचा था, तो वो बताता है कि भाई स्कूल में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है स्कूल में, बच्चों के इधर से उधर जाने की आवाज़ होती है, डेस्क की आवाज़ आती है, बच्चों की बुक्स वगैरह खोलने बंद करने की आवाज़ आती है, टीचर्स जो होती हैं वो चिल्ला रही होती है बच्चों पे, ऐसी आवाज़ आती है। लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड M. Himmel walking up and down. I had to open the door and go in, noticed by everyone. You can imagine how frightened I was, but nothing happened. M. Himmel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without
यू। तो बच्चों वो क्लास में लेट गया था, उसमें स्कूल में लेट गया था, तो उसके सारे जो क्लासमेट थे वो पहले ही क्लासरूम में पहुंच गए थे। अब वो चाहता था कि कोई उसे देखे ना, वो चुपके से जाके अपनी सीट में जाकर बैठ जाए, लेकिन उनका जो टीचर था वो ऑलरेडी क्लास में घुस चुके थे। तो फिर उसने क्या किया, चुपके से क्लास के अंदर एंटर किया, लेकिन जो उसके टीचर थे मिस्टर हेमल या एम हेमल जो भी थे, उन्होंने उसको अंदर आने दिया और कहा जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब वो सरप्राइज था कि मेरे टीचर ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि चुपके से मुझे क्या किया, आराम से मुझे सीट पे बैठने को कह दिया। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize distribution days. Beside, the whole class seemed so strange and solemn. अब अपने डेस्क में जाके वो बैठता है बच्चा, ठीक है, वो देखता है उसके टीचर ने बहुत सुंदर कोट पहना हुआ है, उसके अंदर बहुत अच्छी शर्ट पहनी हुई है। मतलब वो ये बताता है कि ऐसे वो तब तैयार होते हैं जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन हो या कोई फंक्शन हो। तो वो यही सोच रहा होता है, भाई आज तो स्कूल में कोई फंक्शन नहीं है, आज तो नॉर्मल डे है, तो हमारे जो टीचर हैं वो इस तरह से तैयार होकर क्यों आए हैं। But the thing that surprised me most was to see the old person from the village sitting on the back benches, which were always empty. They were dressed in their best clothes too. They all looked sad and had books with them. ठीक है, अब वो ये देख के तो सरप्राइज था ही कि भाई उसके जो टीचर है वो नए कपड़े पहन के आए हैं, लेकिन जब वो क्लास में एंटर हुआ, उसने देखा उसके क्लास के पीछे वाले जो बेंचेस थे उसमें कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए थे। तो वो उनको देख के भी सरप्राइज हुआ कि वो लोग क्यों हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पे उदासी क्यों है। While I was wondering about it all, M. Himal stood up from his chair and in a quiet but sad tone said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master will come tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." अब जो मिस्टर हेमल हैं, जो उनके फ्रेंच टीचर हैं, वो बताते हैं कि भाई अब मुझे क्या है, मुझे जर्मनी जाना पड़ेगा, मुझे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम्हें अब से जर्मनी पढ़ाई जाएगी, अब से तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो कल से तुम्हारे न्यू टीचर आएंगे जर्मनी तुम्हें सिखाने के लिए, और मैं अब तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये तुम्हारा क्या है, आज का जो तुम्हारा लेसन है वो लास्ट लेसन है। दिस वॉज अ शॉक टू मी। वो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही शॉक की बात थी। नाउ आई अंडरस्टूड वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल बोर्ड। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई वुड नेवर लर्न एनीवेयर। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स एंड फॉर स्किपिंग स्कूल टू enjoy my free days. Suddenly history and English, which I disliked, seemed very important. I would miss even M. Himal, whose I was afraid of. ठीक है, अब वो सोच रहा है ये तो मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है कि जो इतने टाइम से हमें फ्रेंच पढ़ा रहे थे, टीचर जो हमें पढ़ा रहे थे, अब वो क्या हो जाएंगे, वो हमसे अलग हो जाएंगे। तो वो ये सोच के बहुत ही दुखी था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had worn his fine Sunday clothes. I also understood why the old men were sitting on the last bench. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. ठीक है, अब उसे समझ में आता है कि जो उसके टीचर हैं वो अपने अच्छे कपड़े पहन के क्यों आए हैं, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन है। ठीक है, और अब उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ भाई जो पीछे जो बूढ़े लोग बैठे वो क्यों बैठे हैं, वो उनके रिस्पेक्ट करने के लिए, मतलब उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए या उनको लास्ट एक फेयरवेल देने के लिए पीछे बैठे हुए हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. Even though I wanted to speak out all the rules without any mistake, I got mixed up on the first word and stood there. I was holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard M. Himmel say to me, "I will not scold you, little Franz. You must feel bad enough." ठीक है, अब जैसे वो ये सब सोच रहा होता है तो
एम हिमल जो है वो उसका नाम पुकारते हैं। वो उससे, जैसे उसने शुरू में बताया था कि आज उसके क्लास में क्या होने वाला था, एक टेस्ट होने वाला था, तो उसको उसके टेस्ट के लिए उठाया जाता है, मतलब उससे कुछ पूछा जाता है, उसको आंसर उसे नहीं आता। अब वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और डर के मारे वो नीचे अपनी नज़रें कर लेता है कि भाई आज मुझे डांट पड़ेगी, अब क्या होगा, मुझे डांट पड़ेगी, मेरे को तो आंसर नहीं आता। लेकिन एम हिमल जो उसके फ्रेंच टीचर बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी सेड टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where that has brought you to। अब वो सोचता है कि चलो अब मेरे पास क्या है, अब कल का टाइम है, मैं क्या करूँगा, मैं ये जो चैप्टर है, जो भी लेसन है, ये मैं कल दोबारा पढ़ के आ जाऊँगा। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद Alsace, she puts off learning till tomorrow। Now those Prussian will say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। Then M. Himmel went on to talk to the French language। He said French is the most beautiful language in the world। You should protect it always। When a country is captured, its people are made prisoners, but if you remember the language, then your mind will be free and you free as if you have the key to the prison। ठीक है, अब वो मिस्टर हेमल जो होते हैं वो बताते हैं कि बच्चों अब क्या होगा, कल से आपको जर्मनी सिखाई जाएगी, लेकिन आप क्या करोगे, आप अपने जो फ्रेंच, अपनी जो आपकी भाषा है उसको आप कभी मत भूलना, क्योंकि क्या होगा, कल से आपकी कंट्री को क्या बना दिया जाएगा, आपको कैद कर दिया जाएगा, आप लोगों को कैदी बना दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, आप लोग अपनी भाषा को अगर सीख के रखोगे, उसको पकड़ के रखोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, तो फिर क्या होगा, वो आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगी। देन ही ओपन अ ग्रामर बुक एंड रीड us our lesson। I was amazed to see how well I understood it and it all looked very easy। He taught us as if he had all the time in the world। ठीक है, अब वो बताता है कि मेरे टीचर ने ग्रामर की बुक खोली और हमें पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, अब वो कहता है कि आज का लेसन मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं उसके मन में था कि भाई आज मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल को मेरे जो फ्रेंच टीचर है वो नहीं आएंगे, वो कल से नहीं आएंगे, तो वो सोचता है कि आज मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान दे रहा था और काफ़ी चीज़ें उसे समझ में आ भी रही थी। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। वी ऑल वर्कड वेरी क्वाइटली दैट day। Every little sound that I heard, even from the beetle, I thought it was in French। In the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। ठीक है, अब ग्रामर के सेशन के बाद उनका राइटिंग का सेशन शुरू हुआ, वो लिखने लगे। ठीक है, अब वो जब फ्रेंच में इतना खो गया कि उसे जो भी आवाज़ आ रही थी वो उसे लग रहा था कि फ्रेंच में ही बोला जा रहा है। अगर कोई बीटल आ रही थी, कोई मधुमक्खी आ रही थी, कोई कीड़ा आ रहा था, तो उसे लग रहा था कि ये भी फ्रेंच में ही गा रहा है। ठीक है, कोई पिजन आ रहा था तो उसे लग रहा था ये भी कू क्या कर रहा है, फ्रेंच में ही कर रहा है। तो ये सोचता है कि जो जर्मनी वाले लोग आएंगे, क्या वो भी पिजन को जर्मनी सिखाएंगे, क्या वो उनको फ्रेंच, मतलब उसको इतना वो एक्साइटेड लग रहा था, वो इतना इमेजिनेशन में घुस गया, तो वो बर्ड्स और कीड़ों मकोड़ों के बारे में भी सोचने लगा कि हम तो अपनी फ्रेंच जो है उसको नहीं भूलेंगे, पर वो जो जर्मन वाले लोग हैं, हमें जर्मनी के साथ साथ वो इन लोगों को भी, या इन कीड़े मकोड़ों, इन बर्ड्स को भी जर्मनी सिखाएंगे बोलना। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing carefully around the room as if memorizing it all। After all, he had taught there for 40 years। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, फिर लिख के ऊपर दिख रहा होता हूँ, तो जब मेरी नज़र पड़ती है एम हिमल की तरफ, तो वो क्या कर रहे थे, वो मोशनलेस, मतलब वो बहुत सैड अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। उनका सैड होना बनता भी था, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स तक हमारे स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। दे हैड टू लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, but he had the courage to hear every lesson to the very last। After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted the alphabet। In the last row, old Hauser had put on his spectacles and, holding his textbook in both hands, spelled the letters with them। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion। We all wanted to laugh and cry at the same time। Ah, how well I remember it, that last lesson। All at once the church clock struck 12, then the Angelus। At the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows। M. Himmel stood up
very pale in his place. I never saw him look so tall. ठीक है, अब वो बता रहा होता है कि हम अपना ग्रामर का पार्ट जो है राइट कर रहे थे, लिख रहे थे, उनके जो टीचर थे वो बैठे हुए थे, वो सबको देख रहे थे सैड होके। तो फिर उनको, उनके जो सिस्टर है वो ऊपर वाले रूम में अपना क्या कर रही थी, अपना सारा सामान जो है अपने ट्रंक में, अपने बक्से में रख रही थी। क्यों? क्योंकि उनको देश छोड़ के जाना था। ठीक है, तो इतने में जो प्रूशियन जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पे आ गए और उनको देखकर जो उनके टीचर थे वो खड़े हो गए और उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद पड़ गया। माई फ्रेंड्स सेड ही, I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France! Live long France! Then he stopped, leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. ठीक है, अब उन्होंने सोल्जर्स को आते हुए देखा तो वो खड़े हुए और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि माय फ्रेंड्स, फिर वो कुछ बोलना चाहते थे और वो बोलते बोलते रुक गए। फिर उन्होंने अपने आप को टर्न किया ब्लैक बोर्ड की तरफ और वहाँ पे लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, और वो दिखा रहे थे, वो बहुत सैड थे। उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अपने सर को ब्लैक बोर्ड पे झुका दिया। ठीक है, कुछ देर वहाँ पे रहे और फिर उन्होंने मुड़ करके बच्चों से बोला भी नहीं, क्योंकि उनके दिल इतना भरा आया था कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो उन्होंने फिर सिर्फ हाथ से इशारा किया कि भाई आपकी क्लास डिसमिस हो गई है, अब आप जा सकते हो। ठीक है, तो बच्चे बहुत सैड स्टोरी थी एक टीचर की जिसे 40 ईयर्स तक काम करने के बाद उसे अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये उनका क्या था, एक तरह से लास्ट लेसन था अपने बच्चों के साथ। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।